हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका आज का पेपर शानदार हुआ होगा। क्योंकि सारे क्वेश्चंस वही है जो मैं आपको रोज़ बताता हूँ। मैं आपको रोज़ बोलता हूँ कि आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है 2013 से 2023 तक, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी उसमें वही क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं जो भी आपके सिलेबस में है। क्लियर। 2024 का पेपर मैंने अलग से सॉल्व करवा रखा है। तो पूरा जो पेपर आज अर्धवार्षिक का है, हाफ ईयरली का है, वो बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे, यानी बोर्ड ने एक तरह से प्री बोर्ड ले लिया आपका। अगर आपका ये पेपर शानदार है, अच्छा हो गया, तो आपकी बोर्ड की तैयारी आप ऐसा मान सकते हो। अब इसमें कुछ कमियां हैं तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए, कुछ सुधार कीजिएगा। ठीक है, मतलब जो भी सिली मिस्टेक्स है उसको आप दूर कर लीजिएगा। तो चलो पेपर सोल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चंस वही है जो मैं रोज आपको बताता हूँ, वही पुराने पीवाईक्यू से रिपीट हो रखे हैं। तो आपको पीवाईक्यूज करने ही है। ऐसा ही बोर्ड में पैटर्न आपका ऐसा ही पेपर रहेगा। सेम ये बोर्ड का ही पेपर है, सेम बोर्ड का ही लेवल है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखिएगा यहाँ पे, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला हुआ है कि दो एक कूलाम के दो बिंदु धन आवेश वायु में परस्पर 1 मीटर दूर स्थित है, तो आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण वैद्युत बल का मान होगा। ट्रू पॉजिटिव इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 कूलम आर लोकेटेड एट a distance of 1 meter from each other in the air. The value of the electric force of the repulsion acting between the charges will be। तो यहाँ पे सिंपल आपको कूलम्स तो लगाना है। कौन सा? F इज इक्वल टू क्या होता है आपका K Q1 Q2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। के क्यू वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10 to the power 9। Q1 भी 1, Q2 भी 1 और नीचे R स्क्वायर भी 1 आप करोगे तो जो आंसर रहेगा वो आपका 9 इंटू 10 to the power 9 ही रहेगा, न्यूटन रहेगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। तो ऐसे आप नोट कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। क्लियर। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न से ध्रुवीय अणु है, कौन सा पोलर है? तो आपका H2 होता है 2H प्लस और क्या बन जाएगा ये O-2। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका H2, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्लियर। द पोलर मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग H2 आपका रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत बल का ऐसा ही मात्रक क्या? तो ये वोल्ट ही होता है। विद्युत भाग बल विभवांतर ही होता है एक तरह से। तो वोल्ट ही इसका ऑप्शन 20 का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि लंबे सीधे तार से 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ 35 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए 0.20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ये बोलना चाह रहा है कि एक वायर है, इसमें जो करंट की वैल्यू आई है, आई की वैल्यू गिवन आपको कितना गिवन है? 35 एम्पियर गिवन है। डिस्टेंस की बात करें जो आर है वो गिवन आपको कितना? 20 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या पूछ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में क्या रहेगा? 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे आप? 4 पाई इंटू 10 to the power -7। या आई कितना गिवन है? 35 गिवन है। आर 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 20 इंटू 10 to the power- 2 मीटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 पाई लिखोगे, आगे करोगे आप 20 इंटू 10 to the power- 2 करोगे। क्लियर। तो देखो पाई से पाई, 2 से 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे फिर 2 से ये 10 आएगा तो नीचे ओवरऑल बचेगा जो 16 आप करोगे तो 35 इंटू 10 to the power- 7 ऊपर रहेगा आपका और नीचे 10 to the power- 1 ही रहेगा। क्या बात क्लियर है? तो सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर रहेगा वो ऐसा आएगा 35 इंटू 10 to the power- 6 आ जाएगा। तो इसको आप और सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3.5 इंटू 10 to the power- 5 आएगा। क्लियर है? तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं जो फाइनल आंसर वो इसका रहेगा, इतना आप नोट कर लीजिए। मैं सारी बातें बोल रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप आराम से लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 3.5 इंटू 10 to the power- 5 टेस्ला रहेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे विद्युत शक्ति का सूत्र, यानी सीधा आपसे फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पूछ रहा। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर के जो फॉर्मूले होते हैं, वी आई होता है एक, तो वी और आई की फॉर्म में, सेकंड आई स्क्वायर आर होता है और थर्ड वी स्क्वायर बाई आर होता है। इसमें कौन सा गिवन है? इसमें आई स्क्वायर आर गिवन है, बाकी तीनों नहीं है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही रहेगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर बोला एक संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्त धारा का औसत मान, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज, तो ये 0 होती है। क्लियर। उसके बाद ये जो गिवन आपको ये वैल्यू आप याद कर लीजिए। 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मान पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो ये होता है
वेलोसिटी ऑफ मतलब लाइट इन वैक्यूम। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। ये सी की वैल्यू होती है, इसको ऐसे भी कई बार पूछता है एग्जाम में। ये सी की वैल्यू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप दोनों को स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। कई बार इस फॉर्म में भी एग्जाम में पूछता रहता है, 2022 में पूछा था बोर्ड के अंदर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है यहाँ पे, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए glass relative to air is 3/2, then the refractive index of air relative to glass will be। ये बोलना क्या चाह रहा है आपसे, ये बोलना ये चाह रहा है कि कांच का वायु के सापेक्ष कांच यानी ग्लास का एयर के सापेक्ष जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 3/2। अब अभी तो आप जानते ही हो कि एन जी ए इज इक्वल टू होता है 1/n/AG होता है। तो ये क्या हो गया, n/AG क्या बन जाएगा, n/AG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। वो इसका रेसिप्रोकल कर लो आप। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3/2 का रेसिप्रोकल बन जाएगा आपका 2/3। इसका आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्लियर है। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 9। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। यानी आपको फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है कितना, 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। देखा जाए तो आपसे पूछ रहा है पावर क्षमता, तो पावर होती है 1/f। तो 1/40 इंटू 10⁻⁻2 करो, इसको ऊपर में तो 100 बन जाएगा। तो 100/40 आएगा। अगर आप 2 से इसको 20 से कैंसिल आउट करो, 2 ये 2 टाइम ये 5 टाइम, तो 5/2 होगा। 5/2 बोले तो 2.5 डायोप्टर इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, 2.5 डायोप्टर। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 डायोप्टर इसका आंसर रहेगा। उसके बाद बोल रहे थे फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ, आपको सीधा याद ही होना चाहिए था। तो बीटा होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, बीटा क्या होता है आपका, ये डायग्राम जो आपने इंटरफेरेंस पढ़ा, ये कैपिटल डी होता है, ये स्मॉल डी होता है, पढ़ रखा है ये वाला। तो बीटा आएगा यहाँ से लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी रहेगा इसका आंसर। आगे फोटोन का ऊर्जा एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा, तो एच न्यू होती है या न्यू के फॉर्म से है नहीं, तो लेमडा बन जाएगा ये एस सी बाई लेमडा इसका आंसर रहेगा। सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ है। फिर आगे बोला हुआ है इसका क्लियर है, फोटोन की ऊर्जा आपका डी सही रहेगा, एस सी बाई लेमडा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सीजियम धातु के लिए निरोधी विभव का मान 0.34 वोल्ट हो तो उच्चतम गतिज ऊर्जा का मान होगा। द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ ए सीजियम मेटल इज 0.34 वोल्ट, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज। तो ये फॉर्मूला आप याद होना चाहिए। आपका जो केमैक्स और जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रिलेशन होता है ईवी नॉट होता है। तो यहाँ पे ई मतलब आपको देखो होता क्या है, अगर आपको निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल देके काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आप इसके साथ ई और लगा दो, तो ये बन जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी देखे आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव पूछे तो उसका ई हटा दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है तो। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आई हुई भी, और ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, मतलब डेटा चेंज कर लिया। क्लियर। इसका आंसर क्या रहेगा, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। उसके बाद बात करते हैं संगत प्राचल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण का मान। द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। ये बोर्ड में 2024 पूछा था फॉर मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम के लिए तो होता है 180 डिग्री और मैक्सिमम के लिए होता है 0 डिग्री होता है। आप याद कर लीजिए, मैक्सिमम के लिए 0 डिग्री, मिनिमम के लिए 180 डिग्री रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या, सबसे अंदर वाली कक्षा की त्रिज्या 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर है। तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या बताएगा। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, देन द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट इज। यानी यहाँ पे सीधा जो फॉर्मूला आता होता है कौन सा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है n स्क्वायर इंटू r1, सीधा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो r2 बनेगा यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू R1 कितना गिवन आपको 5.3 इंटू 10⁻11। इसको जब मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11 रहेगा। इसको आप सोल्व करो तो आएगा 21.2 भाई 4 3 12 है।
तो ये 21.2 इंटू 10⁻11। तो आप पॉइंट को यहाँ पे लगाओ तो 2.12 बन जाएगा, साथ में 10⁻10 इसका आंसर रह जाएगा। क्लियर? तो इसका ऑप्शन ऐसे आप सीधा फॉर्मूला आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका सही रहेगा, इसका सही रहेगा। क्या बात क्लियर है? इसका सही क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? उसके बाद बात कर रहा है 15, तो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 3:81 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। द एटॉमिक मासेज ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियाई आर 3 and 81, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज आर। तो क्या रहेगा? जो फॉर्मूला होता है सीधा क्या होता है, आर इज इक्वल टू, आप जानते हो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नोट a⁻1/3 होता है। तो यहां से आपको दोनों जैसे r1/r2 निकालना है, तो आर नोट कैंसिल आउट, तो ये आप सीधा करोगे a1/a2 कर लीजिए, बाकी तो कैंसिल आउट बाई रेशियो में कट ही जाएगा। तो 3/81 का आपको क्यूब रूट वो क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसको आप सिंपल करो तो ये 1/27 बन जाएगा। 3 से आप कट करोगे तो पावर 1/3, आप लिखने में थोड़ी सी मेरे से दिक्कत रहती है, तो 1/3 इसका आंसर रहेगा। तो 1:3 ऐसा इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या होगा इसका? 1:3 इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद बोल रखा निम्न में से दाता है शुद्ध। तो दाता कौन सी होती है आपकी? जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया आपका, और एंटीमनी हो गया, ये होती है दाता होती है। ठीक, आपका कौन सा हो गया? नाइट्रोजन जो फैमिली है वाली, आपका 14 ग्रुप हो गया ना नाइट्रोजन फैमिली। तो इसको याद कैसे करना? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार बिखारे से जो ट्रिक आपने याद करी, तो ये सारी होती है, ये तो डोनर होती है। और गहराई पूछे तो गहराई होती है आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये बिना इलायची, गर्म इंडियन टी, जो आपका 13 ग्रुप जो कार्बन कौन सी है? ये आपकी जो ये वाली है। क्लियर है कि कौन सी हो जाएगी? वो तो कौन सी 15 ग्रुप, और जो आपका ये वाली कार्बन, मतलब ये है, ये आपकी कौन सी होती है? सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक है यहाँ पे, क्या पूछा आपने से? ये दाता पूछा, इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव दोनों के, देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। तो आपको पता है जो सदिश का आंसर से, आप एक बात ढंग से समझिए, आप सदिश गुणनफल करते हो, आप इंग्लिश में पढ़ोगे, the different direction of the torque acting on an electric dipole located in a uniform external electric field is to the both the electric field and the electric dipole moment। तो जो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो सी वेक्टर आपको मिलता है, वो सी वेक्टर क्या होता है? ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। सी वेक्टर जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और सी वेक्टर आपका बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे इसका जो अगर वेक्टर फॉर्म देखे, सदिश रूप देखे, तो टो होता है आपका, टो वेक्टर जो होता है वो होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। क्या बात क्लियर है? जो टो होगा पी के भी होगा परपेंडिकुलर, और टो होगा ई के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसका आंसर क्या होगा? लंबवत या परपेंडिकुलर। इसका आंसर ये लिखा हुआ यहाँ पे, इसका आंसर ये रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आगे, बोला ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज। तो क्या होता है, अगर आप कंडक्टर्स का चाल का ताप बढ़ाओगे तो उनका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीजेज। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है, धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए उच्च प्रतिरोध को धारामापी कुंडली के कैसे जोड़ना होता है? कि गैल्वेनोमीटर के, अगर आपको इसको वोल्ट मीटर बनाना है तो इसके सीरीज में अपन हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और इससे अगर आपको एमीटर बनाना है तो इसके पैरेलल में अपन लो रेजिस्टेंस को शंट बोलते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। यहाँ क्या पूछना चाह रहा है? वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पैरेलल यानी समांतर क्रम में, पार्श्व बोल दो, समांतर बोल दो। उसके बाद बोला हुआ है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती, सॉरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। प्रतिचुंबकीय इंग्लिश में बोल देते हैं, फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज, ठीक है, एंड वेरी स्मॉल। तो होता क्या है, जो आपका डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय होता है उसके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक और अल्प होती है। जो आपका अनुचुंबकीय होता है पैरामैग्नेटिक, उसके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, सुन लीजिए, वो धनात्मक और अल्प होती है। और जो फेरोमैग्नेटिक है, लोहे चुंबकीय, उसके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा धनात्मक
पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति, द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर इन ए कंप्लीट साइकिल इज, तो ये 0 रहेगा आपका। उसके बाद पूछ रखा है गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का, तो इसकी जो द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज, तो क्या होता है देखो एफ होता है आपका r/2 होता है, तो रेडियस क्या आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एफ आएगी, यानी फोकल लेंथ का ट्वाइस रहेगा, 2 गुना रहेगा, तो आंसर ट्वाइस 2 गुना इसका रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आपको 2 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर डैश डैश होता है, द पाथ डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू दी टू फेज डिफरेंस 2 पाई, तो यहाँ फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, वे डेल्टा फाई फेज डिफरेंस एंड डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे डेल्टा फाई कितना गिवन 2 पाई गिवन है, तो 2 पाई बाई लेमडा, और यहाँ आप डेल्टा एक्स करोगे तो 2 पाई कैंसिल हो, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी लेमडा मिलेगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा लेमडा, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण के डैश डैश पर निर्भर नहीं करती, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द, तो होता क्या देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो उत्सर्जित एमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वो किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करेंगे, यानी आपतित विकिरण की आवृत्ति पर डिपेंड करते हैं, तीव्रता पे डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा तीव्रता इंटेंसिटी। क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, और जो बाउंडेड सिस्टम होता है उसकी एनर्जी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, जैसे सेटेलाइट हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, उपग्रह है ना, तो यहाँ पे क्या होगी इसकी ऋणात्मक रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। आगे बात करते हैं ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक, तो होता क्या देखो ताप, अच्छा इंग्लिश में आप पढ़ ही लोगे ना, टोटल एनर्जी ऊपर वाला पढ़ लेना, ठीक है। The conductivity of a semiconductor increases with increased temperature, तो होता क्या है अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, और रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज करेगी तो जो कंडक्टिविटी होती है वो सिग्मा होता है 1/ρ, तो ये कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी इंक्रीज करेगी यहाँ पे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज इंक्रीजेस, तो इसका आंसर क्या होगा द कंडक्टिविटी। क्लियर। उसके बाद यहाँ से पूछ रखा ये क्वेश्चन नंबर 3, विलगित ऋणावेश कण समविभव पृष्ठ को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, शो द डायग्राम ऑफ एन इक्विवेलेंट सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा आपका ये इनवर्ट, जैसे मैंने बना के यहाँ बता रखा है, ये वाला डायग्राम को ड्रॉ करना था। उसके बाद ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाले वी व आई के मध्य आलेख, यानी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में क्या होता है वी और आई के बीच का जो ग्राफ सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। क्लियर। आगे बोला हुआ है जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गति करता है उसकी चाल में कमी क्यों आती है, जब प्रकाश विरल से सघन में गति करेगा, व्हाई डज द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो होता क्या देखिए डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स वो क्या रहेंगे पास पास क्लोजर रहेंगे, तो उसमें क्या होगी स्पीड आके डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मतलब उनका रिफ्लेक्ट रीजन आप ये बोल सकते हो क्योंकि डेंसर मीडियम का सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और अपवर्तनांक ज्यादा होता है n=c/v होता है, तो अगर v क्या होगा यहाँ पे v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी, दोनों आप आंसर बता सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट बोला हुआ आगे बोला हुआ आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, तो होता क्या ये होता है E इज इक्वल टू सीधा फाई नोट, सीधा फॉर्मूला E इज इक्वल टू फाई नोट, एक बार E होती है एनर्जी, फाई नोट वर्क फंक्शन, और ये केमेक्स होगा काइनेटिक एनर्जी, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, थोड़ा और लिखना ये भी सही आपको नंबर यहाँ मिल जाएगा। आगे लिखो तो एच न्यू लिख दो, इसको आप एच न्यू नोट लिख दो, और केमेक्स को आप ½ mv² भी लिख सकते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना हो तो एच न्यू नोट प्लस यहाँ पे ये एवी नोट आ जाएगा, ये भी सही है, ठीक है, जो भी आप लिखो। इसलिए यहाँ केवल सिंपल इक्वेशन पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन है हो गया ना ऊपर वाला आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्लियर है। आगे बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होगी, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, तो एक फॉर्मूला याद कर लो आप,
U इज इक्वल टू माइनस का 2K इज इक्वल टू 2E होता है। U पोटेंशियल एनर्जी, K काइनेटिक एनर्जी और E होती है टोटल एनर्जी। ये रिलेशन है। अब यहां बात कर रहा है ये क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है और आपसे पूछा टोटल एनर्जी गिवन है और क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी गिवन, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछना चाह रहा था। आप इन दोनों को इक्वल कर लो, तो -2K इक्वल टू 2E जब आप करोगे तो K यहां से मिलेगा -E। यानी बात ये है, अगर इस टोटल एनर्जी का आप नेगेटिव हटा दो तो आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी, मिल जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। और टोटल एनर्जी का डबल कर दोगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, टोटल पूछे तो उसके नेगेटिव लगा देना, टोटल एनर्जी गिवन हो काइनेटिक पूछे तो नेगेटिव हटा देना। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होती है। उसके बाद द्रव्यमान क्षेत्र की परिभाषा को डिफाइन, मास डिफेक्ट आपको डिफाइन करना है कि जो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो इसके न्यूक्लियॉन्स के मास से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका जो डिफरेंस उसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। उसके बाद बोल रहे हैं चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, राइट गोस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, यानी क्लोज इंटीग्रल आपका ये क्या होगा ना, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सरफेस विल बी जीरो, यानी किसी बंद पथ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको यहाँ पे लिख के आना था। उसके बाद फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपको लिखना है। ठीक है, ये आप अब बड़े क्वेश्चन आ गए तो मैं न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ, बाकी डेरिवेशन आप को करना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं सेक्शन बी में। यहाँ आपको ये सेम फॉर्मूला C इज इक्वल टू ड्राइव करना, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई डी आपको ड्राइव करके आना था। अगला न्यूमेरिकल 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल। अगर ये क्वेश्चन आपको डिटेल से देखना है तो जो मेरे PYQs के वीडियोज आपको वहां ये मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह आपको वहां डिटेल से आप पढ़ सकते हो। 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल नेटवर्क के विक्रांत समूह कौन से जुड़ी है। परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है, तो परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध इंग्लिश में बैटरी है। तो देखो जब भी क्वेश्चन आना है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब ये क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मूला होता है 5/6R, जहां पे R क्या होता है, जो भी वैल्यूज आपको रेजिस्टेंस की गिवन है। अब यहाँ सबकी वैल्यू 1 गिवन है, तो 5/6 इंटू 1 करोगे तो 5/6 ओम इसका आंसर रह जाएगा। यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको डायग्राम ड्रॉ करना था। तो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, किसके लिए, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो देखो होता क्या, डाया में तो क्या होता है, इससे लाइंस क्या होती है, रिपल्स होती है, इससे बाहर से ही पास हो जाएगी, इससे बाहर से ही जाएगी। जबकि पैरा में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर से पास करेगी ऐसे। के लिए तो आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना था। डिटेल्स अगर डायग्राम ढंग से है तो आप बुक खोल लीजिए। आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ बोल रहा है कमला एक स्थिर साइकिल के पेडल को घुमाती है। पेडल का संबंध एक 100 फेरो तथा 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली से है। कुंडली प्रति सेकंड 1/2 चक्कर कर पाती है तथा 0.01 टेस्ला तीव्रता समरूप चुंबक के क्षेत्र में है, जो कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंबवत है। तो कुंडली में उत्पन्न होने वाली अधिकतम वोल्ट, यानी आपको मैक्सिमम ईएमएफ फाइंड आउट करना है। बाकी यहाँ पे तो गिवन क्या क्या, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है कितना, 100, फेरो की संख्या 100 दे रखी है, और बोला इसका जो एरिया गिवन है वो दे रखा है। देखो ये आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, ये एरिया गिवन है, और ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 1/2, और ये आपको 0.01 चुंबकीय क्षेत्र गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है NBA ओमेगा। ये आपका चैप्टर नंबर 6 का लास्ट का एग्जाम्पल ही है। तो यहाँ एन कितना गिवन है, 100 गिवन है। बी कितना गिवन है, बी गिवन है 0.01 टेस्ला, 0.01 टेस्ला। ए की बात करें, ए गिवन है 0.10 गिवन है। रही बात ओमेगा, ओमेगा नहीं गिवन तो उसको आप लिख लीजिए, फिर एन बी ए ओमेगा को लिखिएगा आप 2 पाई न्यू या एफ जो भी आप लिखते हो। तो यहाँ आएगा 2 पाई की जगह 3.14 या 3.14 पाई की वैल्यू लिखी है, और न्यू की वैल्यू जो गिवन है वो 1/2 गिवन है। यहाँ पे कितना गिवन है, 1/2। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपको आंसर देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 0.1, तो इसका आंसर आएगा 0.314 वोल्ट। 0.31 क्या आएगा, 0.314 वोल्ट इसका आंसर रहेगा। क्लियर, NBA ओमेगा। आगे बात करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम लिखिए जो
राइट द नेम ऑफ दोज मैग्नेटिक वेव विच हेल्प इन रिमूविंग मसल स्ट्रेन। तो यहाँ पे तो आपकी इंफ्रारेड आएगी IR, और इसमें आपकी आएगी यूवी रेज पराबैंगनी किरणें आएगी। क्या आएगी? यूवी रेज पराबैंगनी किरणें, और इधर आएगी अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक और नेत्रिका की क्षमताएं 3 डायोप्टर एवं 27 डायोप्टर है, तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता बताइए। यानी इधर आपका जो क्या होता है, ये अभिदर्शक हो गया, और इधर क्या रहेगा आपका अभिनेत्र रहेगा। तो इसकी आपको पावर गिवन है, इसकी भी पावर गिवन है। तो आपको क्या पूछना है, पूछा है कि समता बतानी है। देखो समता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वैसे, m इज इक्वल टू एफ नोट बाई एफ ही होता है। अब एफ नोट तो गिवन नहीं है, तो देखो p बराबर क्या होता है आप जानते हो, p होता है 1 बाई एफ। तो f को मैं यहाँ साइन बताता हूँ, यहाँ पे p को क्या बोल सकते हैं, 1 बाई एफ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बनाओगे तो आप f को क्या बोलोगे, 1 बाई पी, तो ये बन जाएगा 1 बाई पी नोट और 1 बाई पीई आ जाएगा। इसे जो आप सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पीई बाई पी नोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीई बाई पी नोट बन जाएगा। तो यहाँ पे अभिदर्शक और नेत्रिका, तो ये बन जाएगा 27 पी कितना की होना, 27/3, तो इसका आंसर आएगा 9। क्या आएगा आंसर, जहां पे पी क्या हो जाएगा, पावर ऑफ आईपीस, और पीओ क्या हो जाएगा, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा 9, और इसका यूनिट कुछ होता नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखनी थी, राइट डेफिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बोला है, व्यतिकरण करने वाली दो प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 हो, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। इफ द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू इंटरफेरिंग लाइट वेव्स इज 4:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो होता क्या, देखिए यहाँ पे आपको गिवन क्या है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, आयामों का अनुपात दे रखा है 4:3। तो आप जानते हो जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मैं बात को इधर लिख देता हूँ मैं, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ए मैक्स होता है A1 प्लस A2 होता है, और ए मिनिमम होता है A1 माइनस A2 होता है। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो आगे A1 4 आप अज्यूम कर लो, A2 यहाँ पे 3, देखो नीचे A1 4, A1 A2 3 हो जाएगा। तो 4 प्लस 3, 4 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए, तो ऊपर बनेगा 7 स्क्वायर, नीचे 1, तो आंसर आएगा 49/1, 49/1, 49/1 यानी 49:1, 49:1 इसका आंसर रहेगा। क्लियर है कि नहीं? ये बोर्ड का ही सवाल है 2021 का। क्लियर? आगे बात करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, पोज करके नोट कर लिया करो। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्लेटिनम और पोटेशियम के कार्यफलन क्रमशः 7.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पोटेशियम तथा प्लेटिनम की दहली आवृत्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। द वर्क फंक्शन ऑफ ए प्लेटिनम एंड पोटेशियम आर 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ पोटेशियम एंड प्लेटिनम। पोटेशियम एंड प्लेटिनम, फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी। पोटेशियम पहले पोटेशियम और फिर क्या बोल रहा है, प्लेटिनम। तो देखो होता क्या यहाँ पे, आपको पता ही होगा ना कि फाई नोट जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक मिनट, वो क्या होता है, एच न्यू नोट होता है। तो यहां से आपसे पूछना चाह रहा है पोटेशियम तथा प्लेटिनम की दहली आवृत्तियों का अनुपात। यानी आप पहले क्या करो, आप फाई नोट, ये पोटेशियम को मैं के लिख देता हूं और प्लेटिनम को मैं लिख देता हूं पी लिख देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, एच न्यू नॉट किसकी, एच, अच्छा कार्यफल, अच्छा ये ठीक है, यहाँ रुकना एक बार। तो ये हो जाएगा के बोल दो इसको, और इसको क्या बोल दो आप, एच न्यू नॉट पी टी बोल दो, पी यानी प्लेटिनम। चलो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन है वो गिवन है आपको 2.5, बोलो क्लियर। नीचे क्या लिखोगे आप, 7.5, इधर एच एच कैंसिल आउट तो ये बनेगा न्यू नॉट पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम, और न्यू नॉट पीटी प्लेटिनम। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 2.5 अपॉन 7.5, तो आंसर क्या आएगा इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1/3, तो 1:3 आएगा।
1:3 आएगा। बोलो क्लियर है? 1:3, 1:3 रहेगा, 1:3 रहेगा। बोलो क्लियर है? 1:3। ढंग से देख लेना एक बार अच्छी तरह से इसको। क्लियर? आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको, ये थ्योरी है, पोस्टुलेट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर ये लिमिट, अच्छा ये तो लिमिटेशन पूछिए ना। सीमाई कमियां बतानी है आपको बोर मॉडल की, दो कमियां कोई भी। उसके बाद नाभिक के विखंडन और संलयन में अंतर लिखना, जो आप नोट से लिखोगे। आगे डेरिवेशन है, ये आपको कौन सा, यहाँ पे लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा करना था यहाँ पे, लेमडा जो ये होता है ना, या तो 2 के बाई लेमडा आर बोल दो, ई इज इक्वल टू लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या इसी को अपन 2 के लेमडा बाई आर भी लिख देते हैं। डेरिवेशन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे ये करना था आपका एक्स रेखा पर विद्युत द्विध्रुव, यानी ये वाला 2 केपी बाई आर क्यू वाला डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना था, तो ये तो आप करोगे। आगे यहाँ पे क्या था, ये आपको यहाँ पे डेरिवेशन कौन सा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2, बड़े क्वेश्चन, तो यहाँ में ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। क्लियर है? यहाँ पे फिर आपको जो क्या पूछा है, यहाँ पे आवर्तकाल एवं चूड़ी अंतराल, तो यहाँ पे आवर्तकाल जो टाइम पीरियड तो होता है 2 पाई एम, और की बात करें तो 2 पाई एम बटे क्यू बी, या पिच की बात करें तो पिच होता है आपका 2 पाई एम वी कोस थीटा, ऐसा कुछ होता है ना, तो आप देखें, या वो होता है पिच होता है 2 पाई आर बटे टेन थीटा, इसमें आप देख लेना, तो 2 पाई आर, जब इसको आप देख लेना। क्लियर? पिच वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी वर्किंग बतानी है आपको, डायग्राम बताना। तो एग्जाम में फुल वेव, बोर्ड एग्जाम, मेन एग्जाम के लिए फुल वेव आप ढंग से तैयार कर लेना, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आप जो आपके बाइसिंग, तो ये आप कर लेना। उसके बाद आपसे इम्पेडेंस का जो पूछा है फॉर्मूला, जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर डेरिवेशन करना है। और जो फेज डिफरेंस tan फाई क्या होता है आपका, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर वाला डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना था। यहाँ पे आपको मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना था, और यहाँ पे आपको ये वाला ड्राइव करना था। इनमें ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो मेन था मेरा ऑब्जेक्टिव, छोटे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स और न्यूमेरिकल करवाना, जो आपको करवा दिए हैं। क्लियर? तो जो पेपर है अच्छा, इस पेपर को आप ढंग से कर लेना, और बोर्ड के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए आप पुराने क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं मानते हो, आपके सीनियर से पूछ सकते हो, या आप खुद भी समझदार हो, आप 2024 का पेपर उठाना, तो उसमें आप मैच करना 2024 के पेपर में पुराने क्वेश्चन, जैसे 23 का, 22 का, 21 का, 20 का, ये क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। क्लियर है कि नहीं? और ये जो पेपर आपने आज अर्धवार्षिक का दिया, इसको भी आप गौर से एनालिसिस करना। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम, मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। बात क्लियर है कि नहीं? तो पैटर्न समझने के लिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेवल क्या रहता है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही चाहिए। जो कहाँ मिलेंगे, इसी चैनल पर आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट पूरी अपलोड कर रखी है। 11 साल के पेपर तो मैंने सोल्व करवा रखे, लिख लिख के अच्छी तरह से, 2013 से 2023 तक। 2024 का पेपर अलग से सोल्व करवाया है। बाकी मैं आपकी हेल्प करता ही रहता हूँ समय समय पर, टाइम टाइम के ऊपर। तो बस यही था आज के लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और वो प्लेलिस्ट जो मैं बोल रहा हूँ PYQs की, वो तो दोस्तों के साथ शेयर करनी ही करनी है, सबका भला हो जाएगा। ठीक है? ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।